जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो शाम के बज चुके हैं 7 और आज है शनिवार। शनिवार को मैं जाती हूँ डेली शनिदेव के मंदिर में पूजा करने के लिए, अपने पति के लिए, जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने घर आ जाएं। क्योंकि दोबारा से उनके लिए जो उनकी रिपोर्ट दोबारा से आई थी उसमें अभी भी उनके लिए इन्फेक्शन आया है और ठीक नहीं है। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और अब मैं मंदिर जाऊँगी तो आज सभी को भी शनिदेव के दर्शन करवाऊँगी मंदिर जाके। मैं यहाँ ये देखो, मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। जो जो शनिदेव के मंदिर के लिए मैं लेके जाती हूँ, ये दीपक हैं। मैंने इनको यहाँ पे जलाया नहीं है। मैं जब भी जाती हूँ ना मंदिर में तो वहीं पे जाके जलाती हूँ। ये गुड़ लेके जाती हूँ मैं, काले तिल, चने और कुछ कॉइन लेके जाती हूँ, क्योंकि यही शनिदेव के उसमें चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों की तैयारी कर ली है और अब मैं जाऊँगी और आपको दर्शन भी करवाऊँगी। ये देखो, शाम हो गई है, बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा पूजा का ही टाइम है। मैं थोड़ा वैसे अंधेरा होने पे ही जाती हूँ जब भी पूजा करने जाती हूँ ना, क्योंकि ये दीदी की ससुराल है, यहाँ पे घूंघट होता है। तो मैं जाती हूँ ना, घूंघट में जाती हूँ, तो इसलिए मैं रास्ते का आपको फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी, सीधा मंदिर में जाने के बाद ही दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे घूंघट करना होता है दीदी के यहाँ पे। ये बेटी है, इसको साथ लेके जाऊंगी मैं। और ये मेरी भतीजी लेटी हुई है, इसको भी लेके जाऊंगी। मेरे साथ चलने में ये बड़े नखरे दिखाती है मुझे, दोनों के दोनों। पर लेके जाती हूँ, बड़ी खुशामद करनी पड़ती है मुझे साथ ले जाने की। यहाँ पे ये एक दीपक मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर भी जलाती हूँ। ये बोलते हैं जैसे घर के अंदर से जो हम निकलते हैं ना, उसके सीधे हाथ पे शनिवार को अपने घर के बाहर दीपक जलाना चाहिए। वैसे तो रोज़ के लिए भी बोलते हैं, लेकिन शनिवार के दिन ज़रूर जलाना चाहिए, सीधे हाथ पे घर से अंदर की तरफ से। तो ये घर भी हो गई है मेरी पूजा। अब घर की पूजा करने के बाद अब जाऊंगी मैं मंदिर में और आप सभी के लिए कराती हूँ वहाँ पे जाके दर्शन। मैं शनिदेव के मंदिर में गई थी। वहाँ पे ना मंदिर में म्यूजिक चल रहा था, तो म्यूजिक की वजह से वो वीडियो मैंने वहाँ से हटा दी है। क्योंकि इससे पहले ना मैंने एक ब्लॉग डाला था तो उसमें म्यूज़िक आ रहा था, तो म्यूजिक की वजह से ना मेरे उस ब्लॉग पे कॉपीराइट आ गया था और यूट्यूब वालों ने उसे डिलीट कर दिया था मेरा। तो इसी वजह से जो मैं मंदिर में गई थी वहाँ भी म्यूज़िक था। मैंने वीडियो तो बनाई है, पर मैंने इसी वजह से उस वाली मंदिर को लिया नहीं है गाने की वजह से, क्योंकि कॉपीराइट लग जाता है, यहाँ गाना आता है। तो पहले भी मेरी वीडियो ना डिलीट कर दी थी। और मेरी एक माँ जी हैं जिन्होंने बोला था कि ये जो गेट पर पट्टियाँ लगी हुई हैं ना, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये टेप लगा हुआ है। जैसे ये घर नया बना था दीदी का, तो सारे गेटों पे ये टेप लगा हुआ है सफ़ेद। तो मैं दीदी की किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरा अपना घर होता है, उसकी बात अलग होती है। मुझे ऐसे लगता है कहीं दीदी ये ना बोलें कि ये हटा दिया है, पर माँ जी ने बोला है कि ये सही नहीं होती हैं, तो मैं ना हटा दूँगी ज़रूर। अब दीदी से पूछ लूँगी पर एक बार, क्योंकि पूछना भी सही रहता है। तो मेरी माँ जी ने मुझे बताया है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और दीदी भी मुझसे मना नहीं करेंगी अगर मैं उन्हें बताऊँगी कि दीदी ये सही नहीं होते हैं, ये जो गेट पे टेप लगे हुए हैं, तो मैं इन्हें ज़रूर हटा दूँगी अब यहाँ से। और मेरी एक ये चारपाई भी टूटी हुई है, जिसके लिए भी मुझे दीदी ने बताया है कि ये चारपाई है टूटी हुई, ये भी सही नहीं होती है। तो इसके लिए भी अब मेरे यहाँ कोई है नहीं है सही करवाने के लिए। चारपाइयों की थोड़ी सी यहाँ पे कमी भी है। तो मैंने एक भाई से बोला है, वो कह रहे हैं पाया जो है इसका, जो पैर जो लगता है इसमें, वो भी उन भैया कहीं पे ले गए हैं उस बनवाने के लिए, तो ये भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो मैं दीदी की किसी भी चीज़ से ऐसे कोई हाथ नहीं लगा। 2 साल से मैं यहाँ दीदी के घर पे रह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी ज़रूरत की चीज़ें ही हैं, कुछ कुछ चीज़ें। जैसे एक मैंने फ्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे उनका, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके कुछ सामान रखने होते हैं। और एक वॉशिंग मशीन, क्योंकि कपड़े मुझे अपने हस्बैंड के डेली बदलने होते हैं। तो एक वॉशिंग मशीन मंगा रखी है मैंने और एक मंगा रखा है फ्रीज। बस ये 2-3 सामान हैं। और जैसे कूलर की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो दवाइयाँ खाते हैं, तो उनकी बॉडी में ना इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी बनी हुई है। वैसे तो डॉक्टर ने एसी के लिए बोला है कि इनके लिए एसी बहुत ज़रूरी है, पर एसी लायक हमारा बजट नहीं है, तो एसी तो मैंने नहीं लगवाई है। लेकिन हाँ, कूलर भी ठीक है, इतनी मतलब हवा सही देता है, वो ठंडा रखता है एकदम से। उसका पानी डेली बदलते रहो, ताज़ा ताज़ा अगर उसमें पानी भरता रहे तो वो भी ठंडी हवा देता है। तो एक कूलर, और बाकी तो कपड़े वगैरह तो रहेंगे ही।
कपड़े वगैरह हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पूरा घर है ना बिल्कुल खाली है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे हस्बैंड की सक्शन मशीन है ये वाली, और ये इनकी व्हील चेयर है, एक गैस का सिलेंडर है, और ये यहाँ पे कपड़े वगैरह रहते हैं मेरे। बाकी का यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, एक मशीन है, ये मैंने कबाड़ा भर रखा है यहाँ पे, खाली ऐसे वो नहीं रहता। और ये चेयर है, बाकी का पूरा घर ये बिल्कुल खाली है, इसमें और कोई सामान नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सामान नहीं है इस पूरे घर में, ये पूरा घर बिल्कुल खाली है। और मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड की दोबारा से रिपोर्ट गई है चेकअप के लिए, तो जो 72 घंटे में आती है रिपोर्ट, तो उनकी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन दोबारा से वही परेशानी है। अभी भी उनके जो इन्फेक्शन है, आज 22 दिन हो गए हैं उनको, और अभी भी कोई मतलब सुधार नहीं है उसमें, ऐसा का ऐसा ही है। तो पता नहीं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि हर बार जो तीसरी बार उनकी दवाएं बदली जाएंगी, और दवाओं से उन पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन वैसा का वैसा ही है बिल्कुल। तो मैं फिर से अस्पताल जाऊंगी, आज अस्पताल जा रही हूँ मैं उन्हें देखने के लिए, क्योंकि मेरा भी मन ना बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं दवाएं क्यों फ़र्क नहीं कर रही हैं इस बार। इतना ज़्यादा समय भी हो गया, और डॉक्टर भी वो ऐसे नहीं है, अच्छे डॉक्टर हैं वो, तो कोई वजह ही है जो इतने दिन वहाँ पे रख रहे हैं इस बार के लिए, और दवाएं भी कोई मतलब असर नहीं कर रही हैं उन पर। तीसरी बार ये दवा बदली गई है उनकी, और इस बार भी इन्फेक्शन आया है। तो इस बार डॉक्टर ने अभी बोला है कि अभी और रहने दो यहाँ पे, कि इन्फेक्शन जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा जब ही हमें ना घर भेजेंगे। और इस बार भी रिपोर्ट में अभी इन्फेक्शन में कोई सुधार नहीं है, वैसा का वैसा ही है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो डर रहता है ना, इन्फेक्शन का ही रहता है। और मेरे हस्बैंड का जो इन्फेक्शन है, ज़्यादातर जो सक्शन है उसमें तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार बताने क्यों कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। और मैं बरेली गई थी डॉक्टर आमिर से मिलने के लिए, आप सब बहन भाइयों के कहने पे ही गई थी, और वहाँ जाके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि मैं इतनी दूर गई थी यहाँ से। मैं सुबह के 3 बजे उठी थी, और 3 बजे के उठने के बाद मैं यहाँ से 4:30 बजे अपने घर से निकल गई थी, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके। मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी, तो आपने भी देखा होगा कि रास्ते में भी, मैं जिस समय रास्ते में थी उस समय भी अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा, फिर मैं 4:30 बजे घर से निकल गई थी। हमारे यहाँ से जो बरेली की दूरी पड़ती है ना, वो 350 किलोमीटर की है, बहुत ज़्यादा दूर था। मैं 4:30 बजे की घर से निकली थी, और 12 बजे वहाँ हॉस्पिटल पे पहुंची थी। और ऐसा भी नहीं है कि रास्ते में मुझे बस वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ा हो, तो मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा था। और उसके बाद भी मैं 12 बजे वहाँ हॉस्पिटल पे पहुँची, और हॉस्पिटल पे पहुँचने के बाद भी मुझे ऐसा कोई वो नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद हमें जिस डॉक्टर से मिलना होता है ना, उसी डॉक्टर के नाम से पर्चे बनते हैं वहाँ पे। तो मैंने बनवाया भी है, मैं आपको दिखाऊँगी। और जब मैंने पर्चा बनवाया था, मुझे पता चला कि डॉक्टर आमिर 2 दिन की छुट्टी पे हैं। जब मुझे पता चला तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं इतनी दूर से इतनी उम्मीद के साथ आई थी, और उसके बाद भी मुझे डॉक्टर आमिर नहीं मिले, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब ऐसे लग रहा था कि भगवान हर जगह से मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। मैं इतनी दूर से इतनी उम्मीद के साथ आई थी यहाँ पे, और ना जाने कैसे कैसे करके गई थी, क्योंकि इतनी दूर है, प्लस मेरे पास हर चीज़ की शॉर्टेज है इस समय। उसके बाद भी मैं एडजस्ट करके वहाँ पे गई थी, और डॉक्टर आमिर भी मुझे मिले नहीं, 2 दिन की छुट्टी पे थे वो। तो वहीं पे जो पर्चे बनाते हैं ना, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक और भी डॉक्टर हैं जो कि न्यूरो सर्जन हैं, उनका नाम था प्रशांत। तो उन्होंने उसके लिए पर्चा बना दिया। फिर मैंने बोल दिया कि मैंने कहा चला आप उनके लिए ही बना दो, मैं उनके लिए दिखा लूँगी जो मैं रिपोर्ट्स लेकर गई हूँ। तो फिर मैंने जो डॉक्टर प्रशांत हैं उनके लिए अपने हस्बैंड की रिपोर्ट दिखाई थी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो ये वहाँ पे पर्चा बनाया था, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो विभाग है वो लिखा हुआ है इसमें। और ये जो भी उन्होंने लिखी है, ये दवाओं के लिए उन्होंने मना कर दिया था। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मना किया था, क्या बताया था डॉक्टर ने, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पर्चा वहाँ पे बना था, और उन्होंने बस एक टैबलेट मेरे हस्बैंड के लिए बढ़ाई थी, ये वाली नीरोसीटम प्लस।
तो ये वाली उन्होंने सिर्फ दवा बताई थी मेरे हस्बैंड के लिए, बाकी सब जो भी है मैं अभी आपके लिए बताने वाली हूँ कि उन्होंने क्या बताया था। डॉक्टर प्रशांत ने बताया था कि तुम्हारे जो हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ये चीज़ तो मुझे भी पता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड के डॉक्टर हैं ना, राजीव मोतियानी, वो बहुत ही अच्छे मतलब माने हुए डॉक्टर हैं। और नोएडा में ऐसे बहुत सारे बहन भाई हैं जो नोएडा से हैं, क्योंकि एक मैंने ब्लॉग डाला था तो उसमें बहुत सारे बहन भाइयों ने मुझे कमेंट की थी कि हम नेओ हॉस्पिटल के पास में ही रहते हैं, जब भी आओ तो बता देना। तो उन्हें ज़रूर पता होगी कि राजीव मोतियानी कैसे डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे माने हुए डॉक्टर हैं वो भी। राजीव मोतियानी न्यूरो सर्जन हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जो हस्बैंड की जो परेशानी है, जो माइंड है, उन्होंने देखे थे, उनकी मैं सिटी स्क्रीन भी ले गई थी, ये सिटी स्क्रीन है, ये सब मैं उन्हें दिखाने के लिए ले गई थी। तो उन्होंने इसे देख के बताया था कि इनका जो माइंड है वो डैमेज हो चुका है, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। और क्या परेशानी थी, बस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास रूम में गई थी तो मेरे जीजू भी साथ में थे, जो मेरी ननद हैं उनके हस्बैंड, मैं उनको ही साथ में लेकर गई थी। तो जब डॉक्टर बात कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि मतलब मैं कौन हूँ, तो उन्होंने बताया था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, ऐसे करके। उनके लिए, जीजू के लिए भी पूछा था कि आप कौन हो, तो उन्होंने बताया था कि मैं उनका बहनोई हूँ। तो डॉक्टर ने ऐसा पता नहीं क्या था जिसकी वजह से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही तो इस अस्पताल में किया था कि उन्होंने मुझे कोई बात नहीं बताई थी, और ऐसे ही इस अस्पताल में भी उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। तो उस समय मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पे भी मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। जब बात कर रहे हैं, ऐसे क्या वजह है जो मेरे सामने बात नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने बात करने से मना कर दिया मेरे सामने। और उस अस्पताल में भी डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं, जो भी है मैं अपने ससुर से इसे पूछवाती हूँ तो वो बोल देते हैं कि इन्फेक्शन बता रहे हैं डॉक्टर। और यहाँ पे भी मैं जब गई थी तो उन्होंने भी मुझे रूम से बाहर कर दिया, और उसके बाद बताया था कि क्या परेशानी है। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो मेरा फिर से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया कि डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे भी मुझे नहीं बताते हैं कुछ भी, और यहाँ पे भी उन्होंने मुझे रूम से बाहर भेज दिया, उसके बाद बता रहे हैं। तो ऐसी क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट्स थी ना इस वाले अस्पताल की, मैं उन्हें भी ले गई थी दिखाने के लिए, तो उन्होंने वो रिपोर्ट देखी थी। और उसके बाद में उन्होंने जीजू के लिए क्या बताया वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे कुछ बोला ही नहीं, बस मुझे रूम से बाहर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर दोबारा से मुझे बुलाया था और बोल रहे थे कि हो जाएंगे ठीक। ये भी बोला था कि थोड़ा टाइम तो लगता है, हो जाएंगे ठीक। और ये भी बोल रहे थे कि पहले जैसे तो नहीं होंगे। मैंने उनसे बोला कि सर बेशक पहले जैसे ना हो, बस पहचानने लगे हैं वो, क्योंकि हाथ पैर वो चलाते हैं, पहचानते नहीं है बिल्कुल भी। तो कह रहे थे कि इनका जो माइंड है ना वो डैमेज है पूरी तरीके से, और ये बच गए हैं। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतनी चोट है इनके बहुत ज़्यादा। तो यही शुक्र मनाओ कि ये बच गए हैं, और हो जाएंगे ये ठीक। ज़्यादा समय तो लगेगा ही, खैर जब चोट इतनी ज़्यादा है तो बेशक ये पहले जैसे ना हो, बस इतने हो जाएं कि वो मुझे पहचाने, कि हाँ मुझे भी लगे कि मेरे साथ कोई है और मुझे पहचाने, अपनी परेशानी बताएं, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतनी उम्मीद के साथ मैं वो उस अस्पताल में डॉक्टर आमिर से मिलने गई थी, और डॉक्टर आमिर भी मुझे मिले नहीं। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आखिर भगवान ने मेरे लिए सोच क्या रखा है। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान ने मुझे, मेरे लिए क्या सोच रखा है, और ऐसी क्या परेशानी है जो सभी डॉक्टर मुझसे छुपाते हैं, मुझे नहीं बताते हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। और आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें इतने दिन हो गए हैं। मैं पिछले संडे को गई थी उन्हें देखने के लिए, नहीं संडे को नहीं, बुधवार को गई थी, और बुधवार से आज फिर संडे हो गया है। तो मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है मैं जाके उन्हें देखूँ। तो मैंने अपने जो छोटी बहन है उनके हस्बैंड को बुला लिया है, उनके साथ जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना किसी को अपने साथ लेके जाती हूँ। तो उन्हें बुला लिया है, मैं उनके साथ जाऊँगी अस्पताल पर उनको देखने के लिए।
कि क्या है क्या नहीं है। जब एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ ना तो मेरा भी मन थोड़ा हल्का सा हो जाता है। तो मैं जाके देखती हूँ एक बार। और प्लीज़ आप सब अपनी इस बहन को सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि इस समय मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी। मैं हॉस्पिटल पे जाके आप सबको लाइव दिखाती, लेकिन मुझे ना लाइव अभी पता नहीं है कैसे आते हैं। अगर हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं आप सबको दिखा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे लाइव आना आता है। अभी यूट्यूब पे नहीं आता है, तो इंस्टाग्राम पे मैं आप सबको दिखा सकती हूँ, यूट्यूब पे नहीं। तो प्लीज़ अपनी इस बहन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी के लिए।